अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज जो लेक्चर सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो इस सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स होंगे वो आप जगह अगर LMS पे देखें तो आपको LMS पे इसके वीक वाइज लेक्चर मिलेंगे, यानी कि 10 से 11 लेक्चर या कभी 12 भी होते हैं। इतने लेक्चर आपको वीक वाइज जो है वो वहाँ पे ओपन कर दिए जाते हैं और आपको वीक वाइज वो करने होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो वीक वाइज जो वहाँ पे 10-11 लेक्चर्स हैं उनको मैं 2 वीडियोज़ में, 2 और हद अगर कोई लेंथी टॉपिक हुआ तो 3 वीडियोज़ में मैं क्लियर कर दूँ, ताकि आपके लिए जो है वो आपका जो जितना टाइम वहाँ वेस्ट होना है वो कम हो जाए और आप ये शॉर्ट लेक्चर्स जो है वो आपको समझ में आसानी से आ जाएं और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो कोशिश मेरी यही होगी कि हर वीडियो में कम से कम 5 लेक्चर्स जो हैं वो उनको मैं कवर करूं और आसान से आसान ज़ुबान में आपको चीज़ें समझा सकूं और आपकी हेल्प हो सके। तो इस लेक्चर सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताती जाऊँ कि आपने देखा होगा कि CS 101 के लेक्चर्स माशाल्लाह काफ़ी सीनियर साथी कराम ने भी जो है वो दिए हुए हैं। तो मेरे इस लेक्चर सीरीज़ को बनाने का जो मकसद है या जो डिफ्रेंशिएशन है मेन, वो ये है कि ये सब्जेक्ट जो है 2020 में अपडेट हुआ था। इसका मुकम्मल सिलेबस अपडेट हुआ है, तो इस अपडेटेड सिलेबस के भी सीनियर्स ने बनाए हैं जो है वो इसके लेक्चर्स। लेकिन क्या है कि उन्होंने खुद वो सिलेबस इस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। एज अ स्टूडेंट इन्होंने ये सिलेबस नहीं पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने अपनी तजुर्बात की बुनियाद पे बना तो दिए हैं लेक्चर्स, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो हम एक चीज़ से गुजरते हैं कि हमने एक सिलेबस पढ़ा फिर उसके खुद एग्जाम दिए, तो एक एज अ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस चीज़ की लैक था वहाँ पर। और फिर एक रिसेंटली एक और जो है वो भाई उन्होंने बनाए हैं लेक्चर्स, उन्होंने जो है वो स्टडी भी किया हुआ है। लेकिन उनके लेक्चर जब मैंने देखे, जब मैं खुद तैयारी कर रही थी चीज़ की, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने किया है, तो मैंने जब मैं करने जा रही थी तो मुझे सिर्फ यही चीज़ मिली कि उनको जो अपने लिहाज से पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट लगा उन्होंने उसको हाईलाइट किया और उसी को जस्ट समझाया और बहुत सारे टॉपिक स्किप कर दिए। तो बस तो वो थोड़ा सा मुझे लैक लगा। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे अपनी समझ के लिहाज से जो है वो एक मुकम्मल कंप्लीट गाइडेंस के साथ इसके लेक्चर्स बनाने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। मैं बताऊँगी ज़रूर साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन यह है कि मैं छोड़ूंगी कुछ नहीं, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट लेक्चर आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो हम क्योंकि ये कंप्यूटिंग के बारे में हमारा ये सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस क्या होती है? देखिए, जिस तरह हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट है जिसमें उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी कि हम गैसेज हैं के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, या जितने भी मादा या जितने भी रिएक्शंस वगैरह हैं, या जितने भी कानून है, मतलब उस लिहाज से वो उनमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में हम कंप्यूटर की फील्ड की जितनी चीज़ें होंगी, यानी सिर्फ कंप्यूटर नहीं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बात होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे फिर वो कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात हो रही हो, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। और कंप्यूटर आजकल किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, यानी कि सिर्फ आज कंप्यूटर तक तो रहा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ भी हमारी जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है वो यूज़ हो रही है, चाहे हमारी ATM मशीन होंगी, रोबोट्स होंगे, हर चीज़ में आजकल यूज़ हो रही है ना कंप्यूटिंग। तो यानी कि इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे अगर हम पढ़ें, उसको एक सब्जेक्ट बनाए, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक भी यही है कि कंप्यूटर साइंस क्या है। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा असूल है जिसमें साइंटिफिक फाउंडेशन पे इन सारे टॉपिक्स पे बात की जाएगी जिन पे आगे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है, मेन है, जैसे बता कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक मॉनिटर, लाइक माउस, कीबोर्ड, ETC। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर केस की जिनको हम टच कर सकते हैं, ये सारी क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। अगली चीज़ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो इसको अगर मैं आसान जुबान में आपको समझाऊं तो ये वो चीज़, जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे PC में ऐप्स होते हैं, ठीक है। ऐप है, आपका व्हाट्सएप मौजूद है, आपके पास MS वर्ड मौजूद है, अदर जितने भी ऐप्स हैं वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर है जिनको आप छू नहीं सकते, लेकिन वो आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करना है। आपका व्हाट्सएप नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट कैसे करोगे दूसरे के साथ? व्हाट्सएप के ऐप पे, यानी कि व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास वो ऐप इंस्टॉल्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो ऐप्स मौजूद होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, लेकिन ये आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए, तरीका बताते हैं, इनको कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अगर इसकी यहाँ पे हम इसकी देखें कि तारीफ क्या लिखी हुई, तो वो है इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। कि ये वो ऐप्स होते हैं, ये वो तरीका है जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि ये काम किस तरह और क्यों परफॉर्म करना है, ठीक है। अगली चीज़ है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग को आसान ज़बान में अगर मैं बताऊँ तो जिस ऐप की हमने पर बात की है सॉफ्टवेयर, तो उसके बनाने का जो मरहला होता है वो प्रोग्रामिंग होती है। यानी कि उन ऐप्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के जो मराहिल है उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं कंप्यूटर की ज़ुबान की जो कंप्यूटर समझता है, C++, जावास्क्रिप्ट, एनीवे। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कंप्यूटर को हमारी ज़ुबान समझ में नहीं आती। हम जब टाइप कर रहे हो, आप अपनी ज़ुबान में टाइप कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आती। कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं जो आपकी बात को कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसलेट करते हैं, एंड देन फिर वो आपको उस पर प्रोसेस करके आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेट होती हैं। तो ये प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं, जो ऐप्स बनी हुई होती हैं, इनके अंदर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेट होती हैं, पूरी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। तो इस प्रोसेस को, यानी कि इन ऐप्स को बनाने का जो प्रोसेस है, डिज़ाइन करने का, बिल्ड करने का, एक मुकम्मल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को बिल्ड करने का जो सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग।
अगली चीज़ जो हमें कंप्यूटर साइंस में रिलेटेड है वो है नेटवर्क्स, कि कंप्यूटर आजकल अकेले काम नहीं कर रहा था, इवन आपका ये मोबाइल है तो ये भी एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट के जरिए जब या फिर किसी भी तरीके से आपने, ये भी होता है कि CPU एक या 3-4 स्क्रीन जुड़ी हुई हैं, आप ये चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन और अदर थिंग्स शेयर करने के लिए जब आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ते हो, मुख्तलिफ ज़राए से, चाहे तारों से जोड़ लो, चाहे इंटरनेट के जरिए जोड़ लो, मुख्तलिफ तरीके हैं जोड़ने के, ठीक है। तो जब जोड़ते हो तो एक मुकम्मल नेटवर्क बनता है। तो ये चीज़ें भी हम जो है वो इस टॉपिक में कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टडी करते हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और किस किस तरीके से इनको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगली चीज़ जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ी जाती है वो है ग्राफिक्स की, कि कंप्यूटर पे जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, ये जो आपके पास गेम्स हैं या जो आपके पास मूवीज़ आप देख रहे हो, जो पिक्स हैं, तो ये बाकायदा ग्राफिक्स का एक सिस्टम मौजूद है, यानी कि एक बाकायदा पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको डॉट्स कहते हैं, उनके जरिए मिलकर जो है ये पूरी बाकायदा एक पिक्चर बनती है। और जो वो आगे फिर आप वीडियो कॉल्स के वीडियोज़ हो सकती हैं, आपकी गेम्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसकी जो स्टडी है, यानी कि जो डिस्प्ले की स्टडी है, वीडियो की जो स्टडी है, इसको ग्राफिक्स कहते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ गई रोबोट। तो रोबोट एक मशीन है जो बाकायदा एक प्रोग्राम एबल कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ज़रिए इसको प्रोग्राम किया गया है, जो कैपेबल होती है बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली करने के लिए, जो एक इंसान के लिए शायद पॉसिबल नहीं है इतनी स्पीड से करना। लेकिन ये इंसान के ज़्यादा, और इसको कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। तो इसका एक्सटर्नल कंट्रोल है कि आप उसका कंट्रोल सिस्टम आपके हाथ में हो, और कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं कि उनको बनाते हुए उनका कंट्रोल सिस्टम उनके अंदर एम्बेडेड कर दिया जाता है, उनके अंदर फिट कर दिया जाता है, ठीक है। अगली चीज़ है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी कहा जाता है, और इसमें आपके जितने भी आपके मोबाइल है या जितना भी PC है, लैपटॉप है, जो भी, उसमें आपके जितना डाटा या जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया गया होता है डेटाबेस के अंदर, कि आप इजीली उस तक पहुंच सकते हो। यानी कि अगर आपको एक फाइल चाहिए, एक चीज़ चाहिए, तो आपको पूरा कंप्यूटर को निकालने की जरूरत नहीं है, बाकायदा उसमें आपके जो है वो फोल्डर्स बने होते हैं। ये जो हम फोल्डर्स जिन्हें कहते हैं ना, कि फलां फोल्डर में फलां चीज़, फलां चीज़, फलां चीज़, तो ये फोल्डर्स आपके डेटाबेस में मौजूद होते हैं। यानी कि डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी डाटा की कलेक्शन है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पड़ी होती है, आप इजीली जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सकते हो। तो उस जगह को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। और अगर इस पूरी चीज़ को हम एक डेटाबेस को अगर स्टडी करना हो तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसको मतलब स्टडी करने का एक मुकम्मल टॉपिक है, जो आगे आएगा, हम इसको डिटेल से तब पढ़ेंगे। अगली चीज़ जो कंप्यूटर साइंस में आती है वो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी यानी कि जिस तरह अब आपकी कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसमें आपकी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको प्राइवेट रखने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आपके डेटा को जो है, आपके डेटा को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, एवरीथिंग, इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए गए हैं, तो इसको भी स्टडी किया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगली चीज़ है एल्गोरिथमिक सोल्यूशंस। एल्गोरिथमिक सोल्यूशंस क्या होते हैं? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कोई भी टास्क आपने करना हो, इवन कि आपने अगर जो है वो किसी को कॉल करनी है, तो आपको पता है कि मैंने कॉल करने के लिए फलां पहले मतलब मैंने मुझे मोबाइल ऑन किया, मैंने स्क्रीन ऑन किया, फिर मैं जो है कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में गया हूँ, फिर मैंने उसका नंबर क्लिक किया एंड देन फिर कॉल हुई। तो ये सारे स्टेप्स थे। तो कोई भी काम करना हो उसके लिए मुकम्मल एक सेट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन के एक मुकम्मल सेट बना होता है, एक तरतीब होती है कि पहले ये काम करना है, देन आपने ये काम करना है, इस तरह से एक जो सेट बना होता है, एक तरतीब होती है, उसको कहते होते हैं एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस। तो इसी तरह जब कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जब आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, जब आपने कोई लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है, कोई ऐप बनाई है, तो उसमें भी बाकायदा कोई तरतीब होती है कि पहले आपने ये प्रोग्राम करना है, फिर ये करना है, फिर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, फिर ये तब जाके आपका एक प्रोग्राम, आपकी एक ऐप बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस होते हैं। अगली चीज़ है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के जब आप अपनी कोई जो है वो ऑर्डर या जो भी कोई चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, अपनी क्वेरी जब लिखते हो उसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, तो आप अपनी ज़बान में लिख रहे हो, जैसे बात इंग्लिश में लिख रहे हो, उर्दू में लिख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, फिर कंप्यूटर उसे अपनी ज़बान में करता है, और फिर उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो आपको आउटपुट देता है। ये जो प्रोसेसिंग का सारा सिस्टम होता है कि ये किस तरीके से होता है, अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है कंप्यूटर के अंदर, तो ये जो होता है इसको हम IT भी कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, यानी इस किस्म की स्टडी को। तो यानी कंप्यूटर इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से, इसके कंपोनेंट्स किस तरीके इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, समझते हैं, और फिर हमें आउटपुट देते हैं। तो ये सारा सिस्टम, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो यानी कि अभी तक हमने जितने टॉपिक मैंने आपको बोल दिए कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग और जितने भी, ये सारे क्या है, यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर सिर्फ कंप्यूटर को नहीं पढ़ेंगे कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और ये एक माउस और ये इसका कीबोर्ड और ये नहीं, बल्कि इसमें ये सारे टॉपिक्स इसी के अंदर मौजूद होते हैं। और कुछ फिर ये इनमें से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर बाकायदा पूरे कोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, जैसे सिक्योरिटी के लिए बाकायदा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स मौजूद है, ठीक है। यानी कि ये बाकायदा एक बड़े मजमून मौजूद है, बाकायदा पूरा सिलेबस मौजूद है एक एक टॉपिक के ऊपर। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जैसे बात आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपका ये कंप्यूटर साइंस अगर आपने एज ए स्टूडेंट जो है CS का स्टूडेंट है, आप IT के स्टूडेंट हैं, तो ये कहाँ का एप्लीकेबल होगा आपकी ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपने ये स्टडी कर लिया है। तो आजकल मुख्तलिफ, क्योंकि दौर ऐसा आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मुख्तलिफ ऐसे शोबे हैं, ऐसे इदारे हैं जहाँ पे जो है वो CS यानी कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एप्लीकेबल है, लाइक टेलीकॉम, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग। तो ये सारी फील्ड्स यानी कि आपके लिए मौजूद होंगी फ्यूचर में, अगर आप जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हो और अपनी स्किल्स जो है वो उनको इंप्रूव कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके अलावा लोकल लेवल पर भी इन्होंने यहाँ पे एक सर्वे करके बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है वो कंप्यूटर साइंस की होती हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉब मार्केट में बताया कि सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है वो
कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड्स की हैं, जो यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे भी लिखी हुई भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, डाटा साइंस की, वर्चुअल रियलिटी, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, यानी कि ये सारी जो है फील्ड्स, किस फील्ड से ताल्लुक रखने वाली जॉब्स हैं, ये सारी कंप्यूटर साइंस से। तो यानी कि वो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये इंतहाई वर्दी सब्जेक्ट है, आजकल के दौर में ट्रेंड करने वाला सब्जेक्ट है। हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है, हर फील्ड में इसकी जॉब मौजूद है। यानी कि पढ़ना सिर्फ पढ़ने के हद तक नहीं, अगर आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। अगला लेक्चर जो है हमारा, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि जो हमने ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग, होता है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग में ये होता है कि आप पूरे कोर्स में क्या पढ़ोगे उसका इंट्रोडक्शन पहले करवा दो और फिर एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल बताई जाए, इसको कहते हैं ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग ये होता है कि एक ही टॉपिक पहले बताया जाए, फिर उस पर डिटेल दी जाए, उसको कवर किया जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हमें ये बताया कि हम जो तरीका अपनाने वाले हैं वो है ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग का, कि पहले ही हम आपको बता देते हैं कि इस पूरे टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे, फिर उसके बाद डिटेल आगे आएगी। और फिर इन्होंने यहाँ पे इस पूरे दूसरे लेक्चर में ये बताया हुआ है कि हम आगे जाके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ हमने आगे टॉपिक्स के नाम पे हमारी आएगी और हम पढ़ लेंगे, तो इसमें और कुछ भी नहीं है पढ़ने वाला। तीसरे लेक्चर पे चलते हैं। तीसरे लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक आ चुका है इंट्रोडक्शन के बाद, और वो है सर्च इंजन्स। आप जब कंप्यूटर पे हो, आपने जब इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आप देखते हो कि बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, यानी कि ऐसे आपके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए वैसे तो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऐप है, जो सर्च इंजन है, उसे कहते हैं गूगल। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद हैं, लाइक बिंग, याहू, तो ये सारे भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें उन्होंने बकायदा परसेंटेज निकाली हुई है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सर्च इंजन है वो गूगल है। 90.31% यूज़ होता है ये। उसके अलावा बिंग है 3.2% यूज़ होता है, याहू है 2.06% यूज़ होता है। तो ये आप इसकी परसेंटेज याद कर लीजिएगा, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, वो गूगल है। अगली चीज़ क्या है, क्वेरी। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी वो सेट ऑफ वर्ड है जो आप अपने सर्च इंजन को देते हो सर्च करने के लिए, यानी कि जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो तो उसके लिए वो आपको एक प्लेस बनी होती है जिसके ऊपर आपने लिखना होता है। तो जो आप लिख रहे हो उसे क्वेरी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करने जा रहे हो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है, इसका क्या सिस्टम है, तो आपने लफ्ज़ लिखा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये जो आपने लफ्ज़ लिखा है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसको कहते हैं क्वेरी। यानी कि वो लफ्ज़ जो आप अपने सर्च इंजन को दे रहे हो सर्च करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, क्वेरी। और इसकी इंग्लिश में तारीफ क्या होगी, क्वेरी इज द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू सर्च इंजन फॉर सर्चिंग, बस। ठीक है, फिर उसके बाद हम गूगल पे सर्च किस तरह करते हैं। गूगल किस तरह वर्क करता है कि जब आप उसे क्वेरी देते हो उसके टेक्स्ट बॉक्स में, तो क्वेरी जो है, जो गूगल है वो आपको तमाम पेजेस जो उस क्वेरी के रिलेटेड उससे मिलते हैं, गूगल को जितने भी उसके पास मौजूद होते हैं, वो सारे आपको एज ए रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि आप एयरपोर्ट लिख के देखो आपके पास क्या आएगा। फिर वेयर इज द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, अगर आप ये लिखोगे तो सबसे पहले गूगल क्या करेगा कि आपकी प्रेजेंट जो लोकेशन होगी पहले उस तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो देखेगा कि आपके आसपास क्लोजेस्ट जो भी एयरपोर्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आप लिखोगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो कैंपस है वो उसके मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मौजूद होगी वो आपको दे देगा। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो यूज़ ऑफ माइक्रोफोन है कि गूगल पे सिर्फ आप टेक्स्ट लिख के जो है वो सर्च नहीं कर सकते, बल्कि एक माइक्रोफोन का ऑप्शन भी मौजूद होता है जिसमें आप बोल के भी जो आप बोलते हो और उसके बाद गूगल आपकी चीज़ को समझ लेता है, फिर आपके जो रिजल्ट्स उस क्वेरी के मतलब होते हैं वो आपको दे देता है। उसके बाद एक फ्लिप अ कॉइन का ऑप्शन भी गूगल पे मौजूद होता है। ये जस्ट मतलब ये बताने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आपके पास कभी कॉइन नहीं है और आप जिस तरह मतलब कहते हैं ना टॉस करना हो, तो गूगल पे भी ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप गूगल पे फ्लिप अ कॉइन लिखो तो आपके पास वो एक कॉइन शो होना शुरू हो जाएगा, एंड देन फिर आप हेड या टेल सेलेक्ट कर लोगे, वो कॉइन जो है वो फ्लिप होगा, एंड देन फिर जो आप जीते हारे हुए, ये मतलब गेम के तौर पर आप कह सकते हो कि ये ऑप्शन भी गूगल देता है आपको। उसके बाद है क्वेरी फॉर्मुलेशन, कि जब आप क्वेरी लिख रहे हो तो उस वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो क्वेरी है, जो भी आप सवाल लिख रहे हो, वो ऐसा लिखो कि आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो उससे रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके सर में दर्द है और आप उसके बारे में देखना चाहते हो कि सर के दर्द की क्या वजूहत होती हैं, ये क्या मेडिसिन हो सकती है, तो अगर आप हेड हर्ट्स लिखोगे लफ्ज़, तो ये थोड़ा इररेलेवेंट लफ्ज़ है। इससे आपको हो सकता है कि ऐसा रिजल्ट ना मिले या वो जवाबात ना मिले जो आप ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हेडेक। हेडेक एक ऐसा लफ्ज़ है जो आप देखते हो कि डिक्शनरी बेस्ड लफ्ज़ है और आपको पता है कि इसका वही मतलब है जो आप कहना चाह रहे हो। तो इससे आपको ये कि गूगल आपको रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इजीली आपको मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप क्वेरी बना रहे हो तो कोशिश करें कि वो अल्फाज लिखें जो आपके उस सवाल के जो आपके माइंड में उससे ज़्यादा रेलिवेंट हो, ताकि आपको जवाब भी वही मिले जो आपके सवाल से रेलिवेंट हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने एक और मिसाल दी हुई है हेड और डायरेक्टर की। अगर आप हेड ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखोगे तो जो उसका हेड ऑफिस है, जो इंतजामिया वाला ऑफिस होता है, वो उसके लिए क्वेश्चन आपको देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखोगे तो ये आपको बताएगा जो मेन कैंपस है लाहौर में, यानी कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो यानी कि अगर आप हेड का मतलब आपका ये था कि आप मेन कैंपस ढूंढना चाह रहे हो, तो फिर आपको हेड नहीं लिखना बल्कि आपको रेक्टर लिखना है। उसके बाद अगली चीज़ जो इन्होंने बताई है वो है कैपिटलाइजेशन के बारे में। गूगल इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करता कि आपने सारे स्मॉल लेटर्स में लिखा है अपनी क्वेरी या कैपिटल लेटर्स में लिखा। आप कोई भी जो है वो यूज़ करना चाहते हो, केस कैपिटल केस यूज़ कर रहे हो, लोअर केस यूज़ कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, केस इनसेंसिटिव होना। ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस में जो है वो गूगल वो है वो केस इनसेंसिटिव है, यानी उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि आपने बड़े लफ्ज़ों में लिखा है या छोटे लफ्ज़ों में लिखा है।
अगला लेक्चर है हमारा सर्चिंग ट्रिक्स के बारे में, कि कुछ सर्चिंग ट्रिक्स बताई गई हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेदर सर्च करना है तो लफ्ज़ वेदर लिख के आगे आप जो भी सिटी है आपका उसको लिखोगे, लफ्ज़ उस सिटी का नाम लिखोगे तो आपके पास मुकम्मल उसका वेदर आ जाएगा, कि आज का वेदर भी और इवन कि अगले 4-5 दिनों का वेदर भी वो आपको बता देगा। उसके बाद अगली चीज़ है कि आपने कोई कैलकुलेशन करनी हो तो आपको गूगल पे कैलकुलेटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस सिंपली आपने जो भी कैलकुलेट करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, तो आप वो चीज़ डायरेक्टली लिखोगे। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने मिसाल दी है कि 12 × 391, तो डायरेक्टली आप अपनी क्वेरी लिखोगे। आप ये नहीं लिखोगे कि पहले कैलकुलेटर को ओपन करें और देन उसके बाद जो है वो अगली चीज़ है, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली आप अपनी रकम लिखोगे, वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा गूगल। और उसके अलावा करेंसी कन्वर्जन अगर आपने करनी हो, कि आपने ये देखना हो कि यूरो मतलब यानी 100 यूरो है तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ कितने बनेंगे। इसके अलावा आपने डॉलर का देखना हो तो मुख्तलिफ अगर करेंसी कन्वर्जन अगर आपने करनी है तो आप क्या करेंगे कि जितने आपके पास डॉलर या यूरो हैं आप उसको यानी कि 100 यूरो टू और आगे पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है तो PKR आप लिख देंगे। इस तरह आप अपनी क्वेरी बनाएंगे तो आपके पास वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। उसके अलावा अपने किलोमीटर्स को मीटर्स में करना हो, मीटर को सेंटीमीटर्स में करना हो, ये सारी चीज़ें भी जस्ट आप अपनी जो है वो क्वेरी लिखोगे वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अगला लेक्चर है हमारे सर्च ऑपरेटर्स के ऊपर, कि अगर आपके पास मतलब जैसे कि आपने यूट्यूब वगैरह नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, या फिर आप फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जस्ट गूगल पे हैं और आप ये चाहते हो कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप ये चाहते हो कि गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर जो है सॉरी यूट्यूब से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके पास यूट्यूब नहीं है, जस्ट गूगल है, तो आप क्या करोगे, गूगल पे फीफा वर्ल्ड कप @YouTube लिखोगे तो यूट्यूब के जितने पेजेस उससे रिलेटेड होंगे वो गूगल पे आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। इवन कि मैं आपको बोलूँ कि अगर आप मेरे चैनल जैसे कि स्टडी विद BRD अभी आप उससे आप ये लेक्चर ले रहे हैं, तो आपको अगर नहीं पता या आपके पास मतलब यूट्यूब की सिचुएशन नहीं है, आप गूगल पे जस्ट जाके गूगल पे अगर आप लिखें कि स्टडी विद BRD #YouTube, अगर आप ये लिखेंगे तो आपके पास वहाँ पे भी मेरा चैनल शो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप बाकायदा बाकी सोशल मीडियाज़ को भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी आपको सर्च करना हुआ वहाँ पे गूगल पे भी कर सकते हैं। आपको वहाँ के पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे रिलेटेड, कि आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक भी साथ पता हो कि जिसके बारे में आप वहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ की प्राइस सर्च करनी हो तो आप उस चीज़ का नाम लिखेंगे, देन PKR पाकिस्तानी रुपीज़, एंड देन फिर किस चीज़ की आपको प्राइस सर्च करनी हो आपके पास बाकायदा उस चीज़ की रेंज भी आ जाएगी कि इतनी प्राइस की भी चीज़ मौजूद है, इतनी की भी, इससे अंडर भी मौजूद है, इससे अबव भी मौजूद है, आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके अलावा सर्चिंग हैशटैग्स, अगर आपके किसी भी जो है वो टॉपिक पे आपको चाहिए हैशटैग्स के, इसके टैग्स क्या क्या मौजूद हैं, तो आप जस्ट जैसे कि एजुकेशन के ऊपर कितने टैग्स मौजूद हैं, टैग्ड पेजेस मौजूद हैं, तो आप जस्ट हैशटैग और उसके बाद आपका जो टॉपिक है जस्ट एजुकेशन वो आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो आपके पास उससे रिलेटेड जितने पेजेस होंगे जो हैशटैग जिसके साथ लगा हुआ होगा, हैशटैग चाहे ट्विटर पे हो चाहे जितनी भी चीज़ों पे हैशटैग हुआ होगा वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा एज अ रिजल्ट। उसके अलावा अगर आप क्वेरी ऐसे लिखते हो, ऐसा लफ्ज़ अगर लिखते हो जिसको आपको पता है कि इसकी वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं, तो फिर आपको उस वर्ड के साथ कुछ ऐसा लफ्ज़ लगाना होगा कि जो आप स्पेसिफिकली सर्च करने जा रहे हो वही आपके पास रिजल्ट आए। फॉर एग्जांपल वर्ड जैगुआर है, जैगुआर एक एनिमल का नाम भी है और जैगुआर एक कार का मॉडल भी है। अगर आप सिर्फ जैगुआर लिखोगे तो गूगल आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन देगा, वो आपको कार की भी इन्फॉर्मेशन देगा, उसका मॉडल भी बताएगा, उसकी प्राइस भी बताएगा, एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा वो आपको उस जानवर की भी इन्फॉर्मेशन देगा कि उसकी स्ट्रक्चर भी आपको बता देगा कि वो दिखता कैसा है, वो कहाँ पाया जाता है, इन ईच एंड एवरीथिंग वो आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसलिए अगर आपने कार्स के बारे में सर्च करने जा रहे हो तो आप कोशिश करो कि इस तरह लिखो कि जैगुआर कार लिखो, ताकि आपके पास उस एनिमल की इन्फॉर्मेशन ना, क्योंकि वो इररेलेवेंट है आपके लिए, आपको नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई ऐसा वर्ड आप यूज़ कर रहे हो क्वेरी में जिसका आपको पता है कि वो मल्टीपल मीनिंग लफ्ज़ है, तो कोशिश करें कि उसके साथ ऐसा लफ्ज़ यूज़ करें जिससे आपको आपका एग्जैक्ट मैच मिल जाए। उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेरी का एग्जैक्ट मैच चाहिए कि आप जो सर्च कर रहे हो वही आपको आंसर मिले, तो आप ये करें कि आपने जो भी क्वेरी लिखी है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट मैच आंसर मिलेगा। उसके बाद अगली बात चीज़ है वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग, यानी कि आपको कुछ ब्लैंक्स होती हैं जिन पर सर्च करना होता है, कुछ ब्लैंक्स होती हैं आपको नहीं पता कि एक मतलब आपके पास फ्रेज मौजूद है उसके दरमियान ब्लैंक और आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास हो तो उसके लिए आपने क्या करना है कि वो ब्लैंक के अलावा जितने आपका फ्रेज है वो आपने लिखना है, उस ब्लैंक की जगह पे आपने क्या करना है स्टार, जिसको मतलब ये कंप्यूटर की ज़बान में जो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है ना, वो स्टार का ऑप्शन जो होता है वो आपने लगाना है। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहले आप वो स्टार का जो साइन है वो लगाएंगे एंड देन फिर आप लिखेंगे जहाँ पे मिसाल के तौर पे मौजूद है कि डैश इज थिकर देन वाटर, आपको नहीं पता डैश इज थिकर देन वाटर, तो आप क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर उसके बाद आप वो स्टार का ऑप्शन लगाएंगे, फिर आगे इज थिकर देन वाटर और फिर इन्वर्टेड कॉमास को बंद करेंगे। अगर आप इस तरीके से लिख के सर्च करेंगे तो जितने भी ऑप्शन गूगल को पता होंगे इसमें यानी इस ब्लैंक में क्या क्या आ सकता है वो गूगल आपको दे देगा। तो ये कुछ सर्चिंग ट्रिक्स थी जो आज की हमने इन लेक्चर में पढ़ी। हमने शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ा कंप्यूटर साइंस का कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी फील्ड्स हम स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि गूगल पे सबसे ज़्यादा चीज़ें सर्च की जाती हैं, फिर उसके बाद गूगल पे सर्च करने की कुछ टेक्निक्स हमने देखी हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर भी कंप्लीटली आप डिटेल से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, बाकी भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले चैनल जो है वो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।